ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने बचपन से ही सभी की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उसने एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना खुद को गॉड बनाने के लिए। हालांकि हम पहले ही बता दें कि इस कहानी से पूरा एक रिलीजन जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पर हाँ, इससे किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस पूरी सीरीज में कहीं भी ऐसे कोई सीन नहीं दिखाए गए हैं जिससे कि आपको बुरा लगे। साथ ही आप इससे कुछ सीख भी सकते हो और अगर आप नॉर्मल इसे एनिमे की तरह देखना चाहो तो आप इसे एंजॉयमेंट के लिए देख सकते हो। बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि माँ गंगा नदी के किनारे दो राज्य बसे हुए हैं, एक कौशल और दूसरा मगध। इन दोनों राज्यों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लड़ाइयों में सबसे ज्यादा नुकसान उन राज्यों के लोगों का होता है। अभी हमें एक ऐसे ही दिन को दिखाया जाता है जब कौशल राज्य के राज्य ने अपनी सेना के साथ यहाँ मगध के लोगों पर हमला कर दिया था। लड़ाई खत्म होती है। हम देखते हैं कि इस लड़ाई में मगध के लोगों ने अपने परिवार को खो दिया था और इससे भी ज्यादा बुरा ये था कि ये जो जिंदा है उनके पास अब खाने के लिए भी चीजें नहीं है। वो सभी बहुत ज्यादा बुरी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उम्मीद थी कि किसी दिन कोई ऐसा आएगा जो उन्हें इस सब से बाहर निकालेगा। हालांकि अब वो दिन आ चुका है जब इनका इंतजार पूरा होता है क्योंकि आज राजा का एक बेटा होता है। वैसे खास बात ये थी कि जब उनका जन्म हुआ था तो वहाँ उस पूरे राज्य में एक नई सुबह आई। सभी लोग एक अलग एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे और वहाँ आसपास के जितने भी जानवर थे सभी उस राज्य पर इकट्ठा हो रहे थे, जो देखकर सभी हैरान थे। किंग तो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ पर उस लड़की का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है और ये नाम उसकी मदर माया ने रखा था। वैसे माफ करना कि हम सिद्धार्थ को सिद्धार्थ कहकर बुला रहे हैं, हालांकि हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर अभी हम इसे थोड़ी कहानी की तरफ देखेंगे। और वैसे भी सिद्धार्थ जन्म से कोई खास नहीं थे, उनकी सोच और रास्ते ने ही उन्हें खास बनाया। तो यहाँ पर सिद्धार्थ के जन्म के बाद उसकी जो मदर थी माया, उनकी तबीयत खराब होने लगी। किंग को जानने को मिलता है कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ माया के पास आते हैं। माया कहती है कि उनका बेटा सिद्धार्थ कोई मामूली लड़का नहीं है क्योंकि आगे चलकर ये सबकी जिंदगी बदलने वाला है। अब यहाँ वो आखिरी बार अपने बेटे को देखते हुए अपनी सांसें रोक देती है, जो चीज देखकर किंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। एक दिन की बात है, एक प्रिस्ट जिसका नाम असीता है वो वहाँ किंगडम में आते हैं। वो अभी सिद्धार्थ को देखने के लिए आए थे। जब किंग उन्हें सिद्धार्थ के पास लेकर आते हैं तो यहाँ पर वो प्रिस्ट ये देखकर हैरान थे। सिद्धार्थ ने अपने एक उंगली आसमान की तरफ और एक जमीन की तरफ पॉइंट कर रखी थी। असीता राजा से कहते हैं कि ये हेवन एंड अर्थ को दर्शाता है। उनके कहने का साफ मतलब ये था कि सिद्धार्थ आगे चलकर इस किंगडम का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किंग बनेगा। ये सुनकर प्रजापति यानी कि सिद्धार्थ के फादर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन असीता बताते हैं कि ये चीज देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहेंगे। अब यहाँ से कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी सिद्धार्थ के मनोरंजन के लिए कुछ डांसर बुलाए गए थे, लेकिन सिद्धार्थ को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगले सीन में सभी अभी सिद्धार्थ अपने बाकी साथियों के साथ एक एल्डर से कुछ शिक्षा ले रहे थे, जहाँ पर एल्डर कहते हैं कि उन सभी को ताकतवर बनना है जिससे कि आगे चलकर वो कौशल राजा को हरा सके। पर तभी सिद्धार्थ यहाँ पर खड़े होते हुए पूछते हैं कि लड़ने से तो सिर्फ दूसरों की जान जाती है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग की जान बच भी जाती है। लेकिन सिद्धार्थ का ये क्वेश्चन नहीं था। वो कहता है कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। तो इस पर एल्डर को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि इसके बाद फिर फ्यूनरल होता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के और फ्यूनरल के बाद क्या होता है। इस पर एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे सिखाने के लिए आया हूँ, तुमसे डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ। साथ ही यहाँ पर उन्होंने सिद्धार्थ को नीचे बिठा दिया था। अभी सिद्धार्थ के दोस्त जिसमें से एक का नाम जडेका है, वो कहता है कि ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद दूसरा दोस्त भी हाँ करता है और वो सिद्धार्थ को अपने साथ जंगल की तरफ ले आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जेड का एक खरगोश को देखता है और तुरंत ही अपने तीर कमान को निकालते हुए उस पर तीर चलाने लगता है, उसे खत्म करके घर ले जाने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ को ये चीज समझ में नहीं आती। अब जब जेड का उस रैबिट के पीछे भाग रहा था तो वो रैबिट उनके जाल में फंस जाता है। अभी जेड का उस पर तीर चलाने ही वाला था, लेकिन इतने में सिद्धार्थ जंप करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, जिससे जेड का तीर मिस हो गया था और रैबिट भाग गया था। जेड का को गुस्सा आता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, लेकिन अब जेड का उसे अलग हटा देता है और अपने दूसरे दोस्त के साथ वहाँ से फिर से उस रैबिट के पीछे भाग जाता है। सिद्धार्थ जानता था कि वो उसे नहीं समझ सकता, इस वजह से वो जंगल के अंदर की तरफ आने लगा था। हालांकि हम देखते हैं कि जंगल के जो सभी जानवर थे वो सिद्धार्थ को देखकर डर नहीं रहे थे, बल्कि उसके करीब आते जा रहे थे। लेकिन इतने में ही सिद्धार्थ को जेटका की आवाज सुनाई देती है। असल में वो उस रैबिट के पीछे भागते हुए एक दलदल में फंस चुका था। सिद्धार्थ तुरंत ही वहाँ भागता है। जेटका अभी बाहर निकलने की हालत में नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही एक पेड़ की टहनी खींचता है। वो टहनी नीचे हो रही थी
जिसमें उसका दूसरा दोस्त भी उसकी हेल्प कर रहा था। अभी जेठका ने उस टहनी को पकड़ लिया था, पर वो बिल्कुल भी कोने से पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो टहनी टूट जाती है और जेठका वहीं दलदल में धंस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जेठका की मदर और बाकी सभी वहाँ पर आ चुके थे। जेठका की मदर अभी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और यहाँ पर सिद्धार्थ भी उतना ही दुखी था। हालांकि पहले वो अपने आंसू नहीं दिखा रहा था, लेकिन फिर वो भी अपनी दूसरी मदर के पास आकर रोने लगा था। उसकी मदर उसे समझाती है, पर वो इतना रोता है कि वो बेहोश हो जाता है। उसकी मदर उसे तुरंत ही वापस से वहाँ पैलेस में ले आई थी, जहाँ पर अभी सिद्धार्थ को होश आता है। तभी उन्हें पता चलता है कि किंग भी आ चुके हैं। सिद्धार्थ उनसे नहीं मिलना चाहता क्योंकि वो उनसे आंखें मिलाने की हालत में नहीं था, पर उसकी मदर कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। और इसके बाद अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ पर किंग उनसे पूछते हैं कि अब सिद्धार्थ कैसा है, जिस पर वो कहती हैं कि वो ठीक है। हालांकि वो सारी गलती अपनी बता रही थी, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जंगल में चला गया। लेकिन इस पर किंग कहते हैं कि उन्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। साथ ही यहाँ पर किंग उसकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ की पहली मदर माया के जाने के बाद उसकी दूसरी मदर ने सिद्धार्थ का पूरा ख्याल रखा है, जिस पर उसकी मदर खुश होते हुए उसे थैंक यू कह रही थी। बाद में किंग कहते हैं कि सिद्धार्थ की अब उम्र हो चुकी है कि हम उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराएं, जिससे आगे चलकर वो एक महान वॉरियर बने। इस तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि भले ही अभी लेटा हुआ था, लेकिन वो सोया नहीं था, वो ये सब बातें सुन रहा था। अब अगले सीन में उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जो वॉरियर उसके साथ लड़ रहा था वो बहुत सख्ती से फाइट कर रहा था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि सिद्धार्थ एक प्रिंस है और उसकी एज अभी कम है, जो देखते हुए बाकी सभी हैरान थे। अब यहाँ से सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अभी उसी वॉरियर के साथ लड़कर एक बहुत ही अच्छा फाइटर बन चुका है, जो चीज देखकर किंग और उनकी वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ सिद्धार्थ का ओपोनेंट भी अभी उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एक सिपाही एक लेटर लेकर किंग के पास आता है, जिसमें अगली होने वाली वॉर के बारे में लिखा हुआ था, जो कि कौशल राजा के साथ होनी है। अभी सिद्धार्थ किंग के पास आकर पूछता है कि क्या ये वॉर होना जरूरी है, जिस पर किंग कहते हैं कि हमने एक वॉर को बहुत ही ज्यादा अवॉइड किया, लेकिन इस बार हम नहीं रुक सकते। वो कह रहे थे कि तुम्हें अभी अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। सिद्धार्थ को ये चीज समझ में नहीं आती। किंग कहते हैं कि तुम्हें वहाँ के राजा को हराकर वहाँ का राजा बनना है। इस पर सिद्धार्थ कहता है कि आखिर हम किसी दूसरे को खत्म क्यों ही कर रहे हैं, जिस पर किंग कहते हैं कि अगर हम उन्हें खत्म नहीं करेंगे तो हम कभी भी वहाँ के राजा नहीं बन पाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ को ये चीज समझ में नहीं आती, जिस पर किंग कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा चीज सोचते हो तो फिर तुम एक राजा कैसे बन पाओगे। अब सीधा उसी लड़ाई का दिन आता है। हम देखते हैं कि ये लड़ाई अब एक विलेज के बीच में हो रही थी, मतलब कि जो दो सेना है वो जब हमला करती है तो उसके बीच में एक विलेज आता है, लेकिन उन्होंने उस विलेज पर ध्यान नहीं दिया था, जो चीज सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती। वो अभी दूर से उन्हें लड़ते हुए देख रहा था, वो नहीं चाहता था कि ये लड़ाई हो, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ नीचे आता है। हम देखते हैं कि अभी हाथी, घोड़े, हर जानवर का इस्तेमाल किया जा रहा था इस लड़ाई में। किंग खुद भी कई लोगों को खत्म कर रहे थे हाथियों के ऊपर बैठकर। तभी वहाँ सिद्धार्थ आता है। वो चिल्ला रहा था कि ये लड़ाई रोक दो, इससे किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और वो देखता है कि उसके और सामने वाले राजा के लोग मरते जा रहे हैं। अब इतने में कौशल के कुछ सोल्जर वहाँ सिद्धार्थ को घेर लेते हैं। हालांकि सिद्धार्थ के लोग भी उसे बचाने के लिए आते हैं, पर वो बच नहीं पाते और मारे जाते हैं। अभी वो सोल्जर सिद्धार्थ पर हमला कर रहे थे और उसे खत्म करने के लिए इतने में ही कौशल के उन सोल्जर का लीडर वहाँ पर आता है और खुद आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो सिद्धार्थ पर हमला कर रहा था तो अचानक से टाइम स्लो चल चुका था। उस लीडर को भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन उसे सिद्धार्थ के अंदर से एक डिवाइन एनर्जी निकलते हुए महसूस हो रही थी। वो वहीं नीचे गिर जाता है और कांपने लगता है, जो देखकर उसके सोल्जर्स घबरा गए थे। यहाँ उस लीडर की डेथ हो जाती है। हालांकि फिर वो उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से तुरंत ही भागते हैं और ये वॉर यहीं पर रुक जाती है। अब वॉर खत्म हो चुकी थी। उसी रात हम देखते हैं कि सिद्धार्थ सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था। तभी उसकी वाइफ यशोधरा वहाँ पर आती है। उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों बैठा है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि वो रोज रात को यहाँ बैठा रहता है क्योंकि उसे नींद नहीं आती। वो यहाँ पर अपने विचार बताता है कि उसने हमेशा लोगों को सिर्फ सहते हुए देखा है। वो बताता है कि भले ही वो एक प्रिंस है, लेकिन कभी भी वो लोगों के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाया। लोग जीते हैं और सिर्फ मरने का इंतजार करते हैं, और मौत भी इतनी आसान नहीं कि इजीली मिल जाए। तभी वो खड़ा होता है और उसे अपने एक पुराना इंसिडेंट याद आता है। जब वो अपने किंगडम में घूमने के लिए गया था तो एक गाँव में एक छोटा सा बच्चा किसी सब्जी वाले के पास से एक संतरा चोरी कर रहा था। हालांकि उसके पास हजारों की गिनती में संतरे थे, लेकिन फिर भी उस सब्जी वाले ने उस छोटे से बच्चे को पीटा, बहुत पीटा। आखिर तक उसे लड़के ने उस बच्चे को छोड़ा नहीं। सिद्धार्थ कहता है कि एक मामूली संतरे के लिए क्या उस लड़के का पीटना जरूरी था? आदमी को सिर्फ खुद का दुख क्यों दिखता है? अब यहाँ पर उसकी वाइफ यशोधरा उसे हक करते हुए कहती है कि उसे ज्यादा चिंता करने की
जरूरत नहीं, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो ये चीज सोचना बंद नहीं कर सकता। वैसे अभी वो इसका कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वजह से हमें बस टाइम बीतते हुए दिखाया जाता है। एक दिन की बात है, किंग और सभी को पता चलता है कि यशोधरा का एक बेबी हुआ है। वो सभी उससे मिलने के लिए गए थे। सिद्धार्थ भी वहाँ था, लेकिन तभी उसके दिमाग से वो बातें नहीं निकलती। वो अभी यही सोच रहा था कि बाकियों के साथ जो कुछ हो रहा है, एक समय पर उसके साथ भी वही सब होगा। वो भी मरने का इंतजार करता रहेगा, उसे भी कई तरह की बीमारियां होंगी और वो बस दर्द सहेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और इस वक्त उसे पता भी नहीं था कि वो मेडिटेशन में खोया हुआ था। वो समझ जाता है कि उसे इसका कुछ रास्ता ढूंढना होगा। इसी वजह से उसने फैसला कर लिया था कि वो इस राज्य को छोड़कर एक जर्नी पर जाएगा, जहाँ उसे जानने को मिलेगा कि आखिर मौत होती क्या है और इसके डर से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि सबसे पहले वो अपने फादर के पास आता है। उसके फादर अभी सोए हुए थे, इसलिए वो वहाँ पर एक लेटर लिख देता है जिसमें उसने लिखा था कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद वो एक घोड़ा लेकर वहाँ से निकल चुका था। हालांकि जंगल के कोनों तक जब वो पहुँचता है तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर जा रहा है। हालांकि इसके बाद सिद्धार्थ जितने भी गहने पहने हुआ था उसने वो भी उतार दिए थे और साथ ही वो घोड़ा भी अपने दोस्त को दे दिया था और कहा था कि इसे वापस महल यानी कि पैलेस की तरफ लेकर जाना। बाद में सिद्धार्थ एक चाकू लेकर अपने सारे बालों को भी काट लेता है और सिर्फ एक धोती पहनते हुए वहाँ से अपनी जर्नी पर निकल जाता है। हम देखते हैं कि इस जर्नी पर उसकी मदर भी अभी उसे देख रही थी और ऑल द बेस्ट कह रही थी। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ जो कुछ भी लोग दे देते उसे लेकर खा लेता, जहाँ उसे जगह मिल जाती वहाँ पर सो जाता और मौसम कैसा भी हो, लेकिन उसने अपनी जर्नी नहीं रोकी थी। अब वो एक विलेज में पहुंच चुका था जहाँ पर सभी लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। ऐसा कह सकते हैं कि वो सिर्फ मरने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ वहाँ एक लेडी को देखता है और उसने जो एक कपड़ा पहन रखा था उससे ही वो उस लेडी को उड़ा देता है, जो देखकर बाकी सभी लोग थोड़े से हैरान लग रहे थे। बाद में सिद्धार्थ एक नदी के पास जाता है पानी पीने के लिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सिद्धार्थ से कहने लगता है कि वो एक मॉन्क है और उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ रहे हैं, ये चीज सही नहीं है, वो उसकी हेल्प कर सकता है। और इसके लिए वो सिद्धार्थ को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर अभी वो सिद्धार्थ से बता रहा था। लेकिन इतने में ही हम एक दूसरे मॉन्क को देखते हैं। जब वो दूसरा मॉन्क पानी मांगता है तो आदमी खुश होकर वहाँ से चला जाता है कि आज उसके घर पर दो मॉन्क आए हैं। अभी वहाँ पर जो दूसरा मॉन्क था वो सिद्धार्थ से कहता है कि क्या वो प्रिंस है। सिद्धार्थ ये सुनकर हैरान था। वो कहता है कि हाँ, जिसके बाद वो मॉन्क अपना नाम डेफा बताता है। हालांकि अब वो आगे कुछ नहीं कहे, इतने में ही वो आदमी वहाँ पर आ चुका था। वो बताता है कि उस आदमी का एक बेटा है जो कि मॉन्क बनना चाहता है। अब उस आदमी की वाइफ अपने बेटे को वहाँ लाती है, जिसने पहले ही अपने बाल काट लिए थे मॉन्क बनने के लिए। ये देखकर ये दोनों हैरान थे, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से वो उसे भी अपने साथ ले चलते हैं। वैसे उस छोटे बच्चे का नाम असाशी है। अब इसके बाद वो तीनों ही वहाँ से निकल चुके थे। रास्ते में सिद्धार्थ डेफा से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारी आंख पर घाव कैसा। असल में डेफा की एक आंख पूरी तरह से बंद थी और जली हुई थी, जिस पर डेफा बताता है कि वो बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। उसी दौरान कुछ लोग वहाँ पर आए और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि वो जो कर रहा है उसका कोई भी फायदा नहीं। वैसे यहाँ पर उसने बहुत खतरनाक इंग्लिश का वर्ड कहा था, मगर उसका हिंदी मतलब वैराग्य या सन्यास। लेकिन डेफा उन्हें बताता है कि सन्यास बहुत ही जरूरी है अगर किसी को भी फिर से इस दुनिया में नहीं आना है तो, और अगर आना है तो वो भी नॉर्मल ऐसे इंसानों के बीच ना आना हो तो। ये सुनकर बाकी उन लोगों को वो समझ में नहीं आता, क्योंकि सन्यास का मतलब सिर्फ दर्द झेलना है। वो कहने लगते हैं कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम अपनी आंख क्यों नहीं जला लेते। जो सुनते हुए डेफा तुरंत नीचे आ गया था और उस लड़के के हाथ से मसाल पकड़ते हुए वो अपनी एक आंख पर लगाता है, जिससे उसकी एक आंख जल जाती है। जो देखकर वो बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। डेफा सिद्धार्थ को बताता है कि उसने ये सब सिर्फ उन लोगों को गलत साबित करने के लिए किया था। साथ ही वो ये भी कहता है कि जितने भी लोग इस लाइफ में सफर करेंगे उनका अलग जन्म उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। वैसे हम वहाँ असाची को देखते हैं जो कि अभी इस जर्नी को भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब वो जिस विलेज में पहुंचते हैं वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। उसी दौरान असाची का पैर पानी में पड़ जाता है और वो पानी में नीचे की तरफ गिरने लगता है, पर तभी सिद्धार्थ जंप करते हुए पानी के नीचे आता है और उसे बचा लेता है। हालांकि अब असाची थोड़ी सी चलने की हालत में नहीं था, इस वजह से सिद्धार्थ उसे पीठ उठाते हुए ले जा रहे थे। अब इनकी जर्नी बहुत ही दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। वो कई तरह की जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें सिद्धार्थ ने असाची को अपने कंधे पर उठा रखा था। वो एक विलेज में पहुँचते हैं, वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं और वहाँ के लोग जो उन्हें खाने के लिए देते हैं वो उस चीज को खा लेते हैं। अब जब वो फिर से आगे बढ़ रहे थे तभी रात के टाइम उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वैसे जब वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन लोगों के लिए डेफा को देखकर उसे पहचान जाता है। असल में यही वो आदमी था जिसने डेफा से कहा था कि वो अपनी आंख क्यों नहीं जला लेता। हालांकि डेफा अभी संन्यास पर बहुत ही ज्यादा यकीन करता है। यहाँ पर सिद्धार्थ उस आदमी से कहता है कि अभी असाचे की हालत बहुत खराब है, क्या वो आदमी उसकी हेल्प कर
कर सकता है। पहले वो आदमी अपना नाम टाटा बताता है और इसके बाद वो उन्हें अपने घर की तरफ ले आता है जहाँ पर वो सभी मेडिसिन तैयार करता है और असाची को दे देता है। हालांकि हम देखते हैं कि असाची का एक पैर बिल्कुल सूज चुका था और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। सिद्धार्थ यहाँ पर टाटा से एक चाकू मंगाता है गर्म करवा कर। जब वो चाकू देता है तो पहले सिद्धार्थ उस पैर के अंदर से निकल रही पल्प को खुद के मुंह से निकालता है और इसके बाद उस चाकू से उसके बाउंड को बंद करने की कोशिश करता है। ये देखने में थोड़ा सा भयानक था, लेकिन इससे भयानक चीज हमें आगे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो गर्म चाकू असाची के पैर पर रख गया था उसकी वजह से असाची को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो चीखता है और बेहोश हो जाता है। अब असाची अजीब सी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ उसे लग रहा था कि शायद वो हेवन में आ गया है और मर गया है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि असल में सिद्धार्थ की मदर की आवाज थी, क्योंकि वो एक गॉडेस है। वो असाची से कह रही थी कि अभी वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, अभी उसे सिद्धार्थ के साथ बहुत टाइम गुजारना है। वो कहती है कि उसे सिद्धार्थ की मदद करनी होगी आगे आने वाली जर्नी में। इसके बाद अब असाची को होश आ चुका था। टाटा और सिद्धार्थ कह रहे थे कि ये बहुत ही बहादुर बच्चा है। वैसे बाद में जब वो बैठे हुए थे तभी टाटा बताता है कि उसके आसपास एक पावर हुआ करती थी जो अभी उसके पास होती तो वो असाची के लिए और अच्छी मेडिसिन ढूंढ लाता। ये पावर थी कि किसी भी एनिमल के साथ अपनी रिस्पेक्ट को शेयर करना। ये सुनकर डाफा थोड़ा सा हैरान था और कहता है कि अच्छा तो तुम वही हो, इसके बारे में मैंने सुना था। असल में एक ऐसा लड़के की कहानी फेमस थी जिसकी एज नहीं बढ़ी। उसने हमेशा अपना बचपन कुछ जानवरों के साथ गुजारा जिससे उसे पावर मिली थी। वो अपनी स्पिरिट को किसी भी जानवर की बॉडी में भेज सकता था कुछ समय के लिए और उसे कंट्रोल भी कर सकता था। हालांकि बाद में टाटा बताता है कि उसके पास पहले ऐसी पावर थी और उसकी एज भी कई सालों तक नहीं बढ़ी, लेकिन अचानक से उसके पास ये पावर चली गई और उसकी एज बढ़ना शुरू हो गई। अब तभी हम वहाँ पर एक लड़की को आता देखते हैं जो कि अंधी थी। वो कह रही थी कि क्या टाटा तुम आ गए। उस लड़की का नाम मेघला है। अब यहाँ पर टाटा कहता है कि हाँ वो आ गया और उसके साथ 2 मॉन्क और एक बच्चे भी आए हैं। अब तभी वहाँ पर सिद्धार्थ मेघला की तरफ देखता है और वो उसे पहचान कर कुछ बोलता है कि तभी मेघला भी उसे पहचान लेती है और उसके हाथ में से वो चीजें नीचे गिर जाती हैं जो उसने पकड़ रखी थी। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। असल में जब सिद्धार्थ प्रिंस था और उसकी एज कम थी तब उसे मेघला मिली और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। मेघला ने ही सिद्धार्थ को दूसरे किंगडम में भी घुमाया जहाँ पर सिद्धार्थ ने बाकी लोगों को देखा। हालांकि उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया था और वो लाइक करने लगे थे। ये बात किंग को भी पता चल चुकी थी, लेकिन किंग को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि मेघला कोई प्रिंसेस नहीं है या फिर किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो मेघला को खत्म कर देंगे, मतलब वो उसका पब्लिक एक्सक्यूशन करवाने वाले थे। लेकिन ये चीज सिद्धार्थ को जब पता चलती है तो उसे ये सही नहीं लगता। वो तुरंत ही अपने फादर के पास आता है और यहाँ वो अपने सामने तलवार निकालने के लिए भी तैयार था। सभी सोल्जर्स सिद्धार्थ को ऐसा करने से मना कर रहे थे पर सिद्धार्थ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर किंग भी वहाँ से नीचे उतर के आ गए थे और सिद्धार्थ से कहते हैं कि उनकी एक शर्त है, अगर सिद्धार्थ यशोधरा से शादी करने को तैयार हो जाता है तो वो मेघला को जिंदा छोड़ देंगे। अब सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी यहाँ पर हाँ करनी पड़ती है। हालांकि जब सिद्धार्थ वहाँ से बाहर आता है तो उसे जानने को मिलता है कि उन सभी सोल्जर्स ने मेघला की आंख निकाल दी है। ये देखने के बाद सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वैसे यहाँ पर मेघला अभी सिद्धार्थ से नफरत नहीं कर रही थी, बल्कि वो जाते जाते सिद्धार्थ से कहती है कि वो एक महान राजा बने, पर सिद्धार्थ ये चीज सह नहीं कर पाता। अभी करंट टाइम में यहाँ पर सिद्धार्थ मेघला से माफी मांगता है कि वो एक ग्रेट राजा नहीं बन पाया, लेकिन मेघला वहाँ से भाग जाती है। इस तरफ टाटा को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ सच में एक प्रिंस है। वो तुरंत ही सिद्धार्थ के पास आकर पूछता है कि क्या तुम सच में मगध के प्रिंस हो, जिस पर सिद्धार्थ हाँ करता है। अब यहाँ पर टाटा बताता है कि कौशल राज्य ने मगध पर हमला कर दिया था, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली मारी गई और साथ ही मगध पर अब कौशल का राज है। साथ ही वो कहता है कि तुम फिर से उनसे बदला क्यों नहीं लेते, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि अभी वो एक अलग जर्नी पर है, वो इस जर्नी को नहीं छोड़ सकता। हालांकि वो कहता है कि अगर उसे 10 साल में इस जर्नी पर कुछ भी नहीं मिला तो वो वापस से अपने राज्य लौटेगा और बदला लेगा। हमें जानने को मिलता है कि टाटा ने बहुत कोशिश की थी कौशल राज्य को हराने के लिए, लेकिन उसके पास सोल्जर्स की आर्मी नहीं है, इस वजह से वो नहीं लड़ पाया। अब हालांकि वो लोग बाद में सो गए थे। सुबह के टाइम हम देखते हैं कि सबसे पहले असाची को होश आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर असाची वहाँ से भाग गया था पास के उस विलेज की तरफ। वो विलेज में जाकर सभी से कह रहा था कि सभी को यहाँ से निकलना होगा, यहाँ बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई थी और एक विंड स्टॉर्म वहाँ पर आ गया था। हालांकि वो लोग ये चीज नोटिस करते
जाते हैं और उनके पास अब भागने का टाइम नहीं बचा हुआ था। इस वजह से पूरा गांव उस तूफान में तहस नहस हो जाता है। जितने भी घर थे वो सारे टूट चुके थे। तभी असाची यहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखता है और असाची ने उसकी जान बचा ली थी। बाद में जब सिद्धार्थ, डेफा और टाटा वहाँ पर आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि असाची फ्यूचर देख सकता है। असाची बताता है कि उसने और भी देखा था। उसे पता चलता है कि उसकी डेथ आज से 4 साल 4 महीने बाद होगी। ये सुनकर वो दोनों हैरान थे। वैसे इसके बाद फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ी जर्नी को पार करते हुए उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जहाँ पर सारे सन्यासी आते हैं। यहाँ पर अब वो पहुंचते हैं तभी पानी के अंदर से एक मॉन्क बाहर निकलता है जिसे देखकर असाची डर गया था। हालांकि डेफा सिद्धार्थ और असाची को बताता है कि वो मॉन्क यहाँ पर पानी के अंदर रहकर मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन करने का कई तरीके होते हैं। वो बताता है कि रस्सी से उल्टा लटक कर या फिर खुद को रेत में ढक कर भी मेडिटेशन किया जा सकती है। शरीर को जितना ज्यादा पेन देंगे ये मेडिटेशन उतना ज्यादा क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर सिद्धार्थ और डेफा दोनों ही कुछ कांटों के ऊपर मेडिटेशन कर रहे थे जहाँ पर कुछ फील्स यानी कि मक्खियां उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देते और कुछ टाइम तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। बहुत टाइम से, मेरा मतलब कुछ घंटे कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीनों तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। कई सारे मौसम आते हैं और चले जाते हैं। असाची बस अभी उन्हें बैठ कर देख रहा था क्योंकि वो इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उन कांटों पर से उठकर वो लोग खुद को रेत में ढकते हैं और कड़ी धूप में उसी गर्म रेत में मेडिटेशन करते रहते हैं। अब इतनी लंबी मेडिटेशन के बाद उनकी बॉडी पूरी तरह से श्रिंक हो गई थी। हालांकि इसके बाद सिद्धार्थ उठता है और देखता है कि असाची अभी एक पेड़ के ऊपर कुछ मार्किंग बना रहा है। सिद्धार्थ जाकर उससे पूछता है तो असाची बताता है कि वो हर एक पेड़ पर 365 मार्किंग बनाएगा। जब इस तरह से 3 पेड़ कवर हो जाएंगे तो इसका मतलब उसके मरने का दिन आ गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता जो मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर असाची कहता है कि हाँ, उसे डर लगता है लेकिन इस चीज पर कोई फायदा नहीं। वो कहता है कि वैसे भी अगली लाइफ तो वो इंसान से भी बढ़कर कोई चीज बनकर आएगा। अभी सिद्धार्थ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिद्धार्थ से कहता है कि उसे अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर वो अपने काम में कामयाब हो गया तो उससे कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। सिद्धार्थ पूछता है कि वो कैसे, लेकिन इस पर असाची सिर्फ स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी डेफा एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और सिद्धार्थ रेत के अंदर धंसा हुआ था। डेफा बात कर रहा था कि ये दोनों ही टेक्निक खुद को बहुत ही जल्दी प्यासा कर सकती है। हालांकि इस पर सिद्धार्थ कहता है कि ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे, लेकिन इस पर डेफा कहता है कि अगर वो इस प्रोसेस के दौरान मर गए तो उनका पर्पस ऑलरेडी पूरा हो जाएगा। इस पर सिद्धार्थ कहने लगता है कि नहीं, उसे मरना नहीं है, पर अभी डेफा को सुनने को ये तैयार नहीं था। वो अपनी ही बातें कहता जाता है, इसलिए अब सिद्धार्थ उससे आर्ग्यू नहीं करता। वैसे अब इनकी जो प्रैक्टिस थी ये बहुत ही ज्यादा टाइम तक चलती रहती है। इस वजह से सिद्धार्थ प्यास के कारण बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी टाटा वहाँ पर आता है और सिद्धार्थ को वहाँ से एक नदी के किनारे लेकर आता है। साथ ही वो यहाँ पर उसे पानी पिलाता है जिससे सिद्धार्थ को होश आ चुका है। जिसके बाद वो सिद्धार्थ को एक एप्पल दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब तभी वहाँ पर डेफा और बाकी सभी मॉन्क आ जाते हैं जो कि कह रहे थे उसने क्या किया। इस पर टाटा कहता है कि नहीं, वो सिद्धार्थ को मरने नहीं दे सकता। पर डेफा कहता है इस प्रोसेस के दौरान मरना जीने से ज्यादा अच्छा है। पर टाटा कह रहा था कि नहीं, वो ये सब नहीं मानता। तभी अचानक से टाटा को वहाँ धुआं निकलते हुए दिखता है और वो उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। असल में टाटा ने और मेघला ने एक झोपड़ी बना ली थी और वो वहीं पर रह रहे थे। जब सिद्धार्थ को पता चलता है कि ये धुआं वहाँ उस झोपड़ी से निकल रहा है तो वो तुरंत ही टाटा के पीछे भागता है। हम देखते हैं कि अभी कुछ मॉन्क इस झोपड़ी को जला रहे थे लेकिन मेघला उसके अंदर ही थी। टाटा तुरंत ही वहाँ पर अंदर आता है और मेघला को बचाकर वहाँ से निकाल कर लाता है। जिसके बाद वो दोनों एक गुफा में आ गए थे जहाँ पर टाटा अभी मेघला का इलाज कर रहा था। पर तभी सिद्धार्थ वहाँ पर बाहर आता है। टाटा गुस्से में था, इस वजह से वो वहाँ गुफा के अंदर से कहता है जिस किसी ने भी पास आने की हिम्मत की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ बताता है कि वो सिद्धार्थ है। जिसके बाद टाटा वहाँ पर आता है। सिद्धार्थ मेघला की हालत के बारे में पूछता है जिस पर टाटा कहता है कि उसकी हालत खराब है। हालांकि इसके बाद अब सिद्धार्थ वहाँ गुफा के अंदर आकर मेघला के पास आ रहा था लेकिन मेघला पास आने से मना करती है। हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। सिद्धार्थ वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। हम देखते हैं कि अगले मेडिटेशन सेक्शन में डेफा और सिद्धार्थ दोनों ही एक रस्सी से एक खाई में लटके हुए थे। जिस दौरान डेफा सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या वो भी मेघला के बारे में सोच रहा है, जिस पर सिद्धार्थ हाँ करता है। तो इस पर डेफा कहता है कि नहीं, उसे उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए वरना उसके यहाँ के लटके रहने से कोई फायदा नहीं। इस पर सिद्धार्थ को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगा कि वो लोग किसी के दर्द को क्यों नहीं समझ सकते। अगर सन्यासी में दर्द ही सहना है तो इसका मतलब मेघला तो सबसे ज्यादा दर्द सह रही है। अब दूसरी तरफ हमें वहाँ टाटा और मेघला को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अभी मेघला बहुत दर्द में थी और टाटा उसके पास बैठा हुआ था। मेघला कहती है मेरा मर जाना ही ठीक होगा, जिससे तुम तो आजाद हो जाओगे, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना होगा। लेकिन टाटा उसको चिल्लाते हुए कहता
है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा मेघला का ख्याल रखेगा और मेघला ठीक हो जाएगी। तभी हम वहाँ सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि वहाँ गुफा के कोने से ये सारी बातें सुन रहा था। वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अब कुछ टाइम बाद सिद्धार्थ जब एक कॉफिन में बंद होकर मेडिटेशन कर रहा था, तभी वहाँ पर असाची आता है और उस कॉफिन को ओपन करता है। सिद्धार्थ मेडिटेशन तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान अभी मेघला पर ही था। असाची कहता है कि वो दुखी क्यों है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि उसे मेघला को ठीक करना है। असाची कहता है कि तो फिर कर दो। सिद्धार्थ पूछता है कि वो कैसे करे। असाची कहता है कि जैसे कि तुमने मुझे ठीक किया था वैसे तुम मेघला को भी ठीक कर दो। अब सिद्धार्थ सब कुछ समझ गया था। वो तुरंत ही उस गुफा की तरफ भागता है जहाँ भी मेघला की बॉडी पर जहाँ जहाँ वो जली थी वहाँ से निकल रहे पल्प को मुंह से खींच कर निकाल देता है। ये देखते हुए टाटा उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इससे मेघला की बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। पर सिद्धार्थ कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और वो ये भी कहता है कि अगर तुम मदद करना चाहो तो तुम मदद भी कर सकते हो। इसके बाद अब वो दोनों ही ऐसा करते हैं। उन्होंने मेघला की बॉडी से वो सारा पॉइजन और पल्प बाहर निकाल दिया था। अगले दिन जब सिद्धार्थ मेडिटेशन कर रहा था उसी दौरान उसे मेघला की खबर आती है और वो भी उसकी कंडीशन देखने वहाँ से भाग जाता है। हालांकि डेफा ने ये चीज नोटिस कर ली थी और उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर जब सिद्धार्थ वहाँ उस गुफा के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि मेघला पूरी तरह से ठीक है और अब मेघला और टाटा दोनों ही घुटने के बल आते हुए सिद्धार्थ को थैंक यू कहते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर डेफा और बाकी सारे मॉन्क आ गए थे। डेफा सिद्धार्थ से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो मॉन्क को बनने के लिए आया ही नहीं है। साथ ही सभी दूसरे मॉन्क भी डेफा को सपोर्ट कर रहे थे। पर तभी टाटा कहता है कि मैं और मेघला यहाँ से चले जाते हैं जिससे कि तुम अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सको। साथ ही टाटा कहता है कि जब तुम बहुत बड़े मॉन्क बन जाओगे तब मैं तुम्हारा पहला डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट बनूंगा। साथ ही मेघला भी ये कहते हुए जाती है कि मेरी बॉडी और मेरे दिल को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैंने तो जीने का ख्याल भी छोड़ दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात सिद्धार्थ नोटिस करता है कि असाची फिर से पेड़ के ऊपर मार्किंग बना रहा है। तभी असाची उसे बताता है कि अगली जो फुल मून की नाइट आने वाली है उस दिन असाची मारा जाएगा। ये सुनकर सिद्धार्थ हैरान था क्योंकि असाची पूरी तरह से हेल्दी है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी डेथ कैसे होगी, इस पर असाची कहता है कि उसे कुछ जंगली जानवर खा लेंगे। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब फुल मून की नाइट बहुत ही ज्यादा दूर थी जिस बीच ऐसा कई सारे इंसिडेंट होते हैं जिनमें सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है। एक बार सिद्धार्थ मेडिटेशन कर रहा था, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ तुरंत उसे देखने के लिए जाता है पर असाची पूरी तरह से ठीक था। एक दिन की बात है जब सिद्धार्थ फिर से अपनी मेडिटेशन में खोया हुआ था, उसी दौरान असाची पानी की लहर के साथ वहाँ बह जाता है। लेकिन जब सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है तो असाची बहुत ज्यादा खुश था और पानी में मछलियों के साथ खेल रहा था। वैसे अब वो रात हो चुकी थी, फुल मून वाली रात में। अभी सिद्धार्थ वैसे तो मेडिटेशन में लगा हुआ था लेकिन उसने असाची को पेड़ के ऊपर रस्सी उसे बांध दिया था जिससे कि उसे कुछ ना हो। पर तभी हम देखते हैं कि खरगोश वहाँ पर आता है और उस रस्सी को कुतर देता है जिसकी वजह से असाची वहाँ से नीचे गिर गया था। हालांकि इस चीज से असाची को कुछ नहीं होता बल्कि वो उठता है और उस खरगोश का पीछा करने लगता है। अभी जब सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है तो असाची वहाँ नहीं था, इस वजह से वो वहाँ जंगल में भागता है उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम असाची को देखते हैं जो खरगोश का पीछा करते हुए जंगल के थोड़े अंदर आ चुका था। वहाँ पर उसे बहुत सारे वीडियो के बच्चे दिखते हैं, वो सभी भूखे थे और चिल्ला रहे थे। ये देखते हुए असाची उनके पास आता है और कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि जल्दी उन्हें खाना मिलने वाला है। और इसके बाद असाची वहाँ उनके सामने लेट गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर दो बड़े बड़े भेड़िए आ जाते हैं और असाची को खाना शुरू कर देते हैं। उसी समय वहाँ पर सिद्धार्थ पहुँचता है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसे ये चीज सहन नहीं हो रही थी। वो तुरंत ही उस जगह से भाग जाता है और बहुत तेज चीखता है। और इसके बाद से जो सिद्धार्थ की जर्नी थी वो बहुत ही तेजी से गुजरती है कि उसने खुद को तकलीफ देना और ज्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि अब उससे उतना दर्द महसूस नहीं होता था जितना उसने असाची को मरते हुए झेला था। वो कांटों पर चलकर मेडिटेशन करता है और खुद को एक लकड़ी से बांधकर भूखे कौवों को खुद की बॉडी को खाने को देता है। ये देखकर बाकी सभी मॉन्क भी बहुत ज्यादा हैरान थे। वो कौवों को हटाते हैं और सिद्धार्थ के इस बिहेवियर से हैरान होकर उससे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। हालांकि सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। सिद्धार्थ ने 10 दिन तक पानी नहीं पिया था। डेफा कहता है कि सिद्धार्थ मेडिटेशन के नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि सिद्धार्थ डेफा और बाकी सभी मॉन्क से भी आगे निकल चुका है। हम देखते हैं कि अभी वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। बारिश हो रही थी और उसके ऊपर बिजली भी गिर रही थी लेकिन वो वहाँ से हिलता नहीं। उसने खुद को एक पत्थर समझ लिया था। हालांकि तभी बहुत तेज हवा चलती है जिससे वो नहीं बच पाता क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि उसकी बॉडी को ही उड़ाते हुए अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ सीधा जाकर एक नदी में गिर गया था और वहाँ उसके बाद वो झरने से बहता हुआ जाता है। लेकिन अंत में उसकी पूरी बॉडी ठीक थी क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हल्की हो चुकी थी कि वो पानी के ऊपर बहते हुए जा रहा था। तभी उसकी आंखें खुलती है और
और वो फिर से आंखें बंद करने लगता है। उसे जो फीलिंग हो रही थी उससे वो हैरान था। वो कहता है कि क्या उसकी मौत है ये, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसकी मदर की थी। उसकी मदर उससे कह रही थी कि उसे अभी नहीं मरना है क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया। वो बताती है कि ऐसा इसलिए मरा क्योंकि उसका टाइम आ चुका था और ये जो सारी लाइफ है ये आपस में कनेक्ट है। सिद्धार्थ के लिए ये चीज समझना हल्का सा मुश्किल था, पर सिद्धार्थ पूछता है कि क्या साची की मौत सिर्फ इसलिए हुई जिससे कि मैं नेचर के लोगों को समझ सकूं। इस पर उसकी मदर हाँ करती है। हालांकि इस चीज से सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा दुख होता है। हालांकि अब वो जो गॉडेस यानी कि सिद्धार्थ की मदर थी वो वहाँ से गायब हो रही थी। वो सिद्धार्थ से कहते हुए जाती है कि उसे जिंदा रहना होगा। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वो उसकी मदर है क्योंकि उसने तो उन्हें बचपन में ही खो दिया था। सिद्धार्थ की नींद खुलती है तो उसके पास एक बाउल रखा हुआ था जिसमें संदूक था, वो भी बहुत गर्म। सिद्धार्थ ये चीज नोटिस कर रहा था कि वो इतना गर्म है। वो सिर्फ उसे पीने लगता है। उसे पीने के बाद उसे थोड़ा सा होश आता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अभी असाची का वो हंसता हुआ चेहरा उसके सामने था। तभी वो नोटिस करता है कि वो एक लेडी के सामने है। इस लेडी ने उसे वो चावल का सूप बनाकर पिलाया था, इसलिए वो उस लेडी को थैंक यू कहता है और कहता है कि आपके चावल के सूप ने मेरी जान बचा ली। इस पर वो लेडी खुश थी। वैसे फिर सिद्धार्थ उनसे और थोड़ा सा सूप मांगता है। वैसे इसके बाद अब सिद्धार्थ वहाँ से आगे बढ़ चुका था। वो देखता है कि वो फिर दूसरी जगह पर है। यहाँ पर उसके वो मॉन्क साथी ही नहीं थे। वो चलते चलते एक जंगल में आता है जहाँ पर सभी जानवर उसके पास आ रहे थे और उसे अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे एनलाइटमेंट मिल चुकी है। यहाँ वो सभी जानवर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे समझ में आ गया था कि उस दिन अगर वो वुल्फ जो कि असाची को खा रहे थे उनका पेट भरा होता तो वो कभी असाची को नहीं खाते, क्योंकि जानवर इंसानों की तरह नहीं है। वो किसी से बदला लेने के लिए कुछ नहीं करते, उन्हें सिर्फ भूख थी, इस वजह से उन्होंने असाची को मारा। अब इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसकी मुलाकात डेफा से होती है। डेफा ने अभी तक अपनी संन्यास की जर्नी को नहीं छोड़ा था। वो कहता है कि वो भी सिद्धार्थ की तरह ही एक एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंचेगा। हालांकि सिद्धार्थ कह रहा था कि उसने अभी ये चीज छोड़ दी है, अब वो संन्यास ले रहा है, बल्कि वो अपनी एक नई जर्नी शुरू करेगा। जिस पर डेफा कहता है कि उसे जो करना है वो करे, क्योंकि उसका पाथ और डेफा का पाथ बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ वहाँ से आगे बढ़ गया था। कुछ देर चलते ही उसे कुछ घुड़सवार उसे घेर लेते हैं और उसकी तरफ अपना भाला कर देते हैं। इनके साथ विरुद्धा नाम का एक लड़का भी था जो कि असल में इनका जनरल है। वो यहाँ पर अपनी तलवार को सिद्धार्थ के आगे करता है और उससे एक बताता है कि अपने सिद्धार्थ की फैमिली को खत्म कर दिया है। क्या सिद्धार्थ इस बात से दुखी है? लेकिन सिद्धार्थ को यहाँ पर किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तुम मुझसे बदल लेना चाहते होंगे, मुझसे लड़ना चाहते होंगे, तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। पर सिद्धार्थ कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझे मारना चाहो तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं बात बता दूं कि ऐसा करने से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अभी विरुद्धा को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी तलवार उठाते हुए सिद्धार्थ पर हमला करने लगता है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी आसमान से बिजली गिरती है, जिस वजह से विरुद्धा की तलवार उसके हाथ से छूट गई थी और वो पीछे हट गया था। सिद्धार्थ उस पर तलवार को उठाकर विरुद्धा के करीब आता है, जो देखकर विरुद्धा डर गया था और वो अपने सभी सोल्जर से कह रहा था कि सिद्धार्थ को खत्म कर दो। लेकिन वो सभी सोल्जर्स पहले आगे बढ़ते हैं, पर फिर सिद्धार्थ के अंदर से निकलने वाली एक एनर्जी जो कि दिख नहीं रही थी उससे डर कर पीछे हटने लगते हैं। सिद्धार्थ विरुद्धा की तलवार देखते हुए कहता है कि वो जो कह रहा है इससे उसे कभी भी खुशी नहीं मिलने वाली। अभी हालांकि विरुद्धा को उसकी बात समझ में नहीं आती। बाद में वो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अभी एक जंगल में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। उसी समय पानी में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और सिद्धार्थ से कहने लगता है कि वो इस दुनिया से सबसे ज्यादा दुखी है, उसे मरना है, उसे मार दो। पर सिद्धार्थ कहता है कि आखिर वो दुखी क्यों है, जिस पर वो आदमी अपनी स्टोरी बताने लगता है। उसके जो पेरेंट्स थे वो एक हाथी के कुचलने के कारण मारे गए और उसकी जो सेकंड मदर थी वो भी किसी कारण के चलते मारी गई। वो एपिडेमिक के कारण मारी गई थी, मतलब उन्हें खाना नहीं मिला। वो बताता है कि एक प्रिंस है विरुद्धा नाम का, तो उसकी मदर को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो बहुत ही बुरा है। इस पर सिद्धार्थ कहता है कि वो भी इस चीज की सजा भुगत रहा है। ये चीज उस आदमी को समझ में नहीं आती। पर सिद्धार्थ बताता है कि उसकी मदर की भी जान चली गई और वो भी अभी अपनी ग्रेव पर रोता रहता है। उसे खुद का दुख दूसरे से दुख से बड़ा लगता है, इस वजह से वो किसी पर ध्यान नहीं देता और ऐसा करता है। ये बात उस आदमी को बहुत ज्यादा डीपली में समझ आ गई थी, जिस वजह से वो दुखी भी था। वो कहता है कि अगर सभी लोग दुखी हैं तो वो सभी मर क्यों नहीं जाते। जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि अपने पर्पस को पूरा करने के लिए सिद्धार्थ उसे समझाता है जब उस आदमी की मदर ने उसे जन्म दिया था और फिर जब वो मारे गए तो ये उनका एक पर्पस था। वो ये भी कहता है कि अभी भी तुम्हारी मदर तुम्हें देख रही है, वो हर चीज देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या फैसला ले रहे हो। इतना कहते हुए वो उस आदमी को टच करता है। हम देखते हैं कि वहाँ सिद्धार्थ की बॉडी ग्लो करने लगती है और एक एनर्जी पूरे जंगल में फैलती है। वो आदमी हैरानी से सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या सच में उसे जीने का हक है, क्योंकि उसने ना जाने कितने लोगों को जान से मारा है। सिद्धार्थ कहता है कि हाँ, उसे जीने का हक है। वो आदमी सिद्धार्थ से कहने लगता है कि क्या वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा, लेकिन
लेकिन इस पर सिद्धार्थ कहता है कि अभी तक उसने अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं की है, जब वो पूरी कर लेगा तो वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा। हालांकि सिद्धार्थ ये भी कहता है कि उसे नहीं पता कि इस चीज में उसे कितना टाइम लगेगा, पर इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, वो इंतजार करेगा। और जैसे सिद्धार्थ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी वो तुरंत ही उसके पास आ जाएगा। अब वो आदमी वहाँ से चला गया था और सिद्धार्थ को थैंक यू कहते हुए गया था कि उसने उसे एक लाइफ का पर्पस समझाया। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है तो सिद्धार्थ की बॉडी ग्लो करना बंद कर देती है। सिद्धार्थ खुद हैरान था कि उसने अभी जो कुछ भी कहा वो उसने कैसे कहा, क्योंकि वो तो तब होश में ही नहीं था। तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आते हैं जो कि बताते हैं कि सिद्धार्थ को एंटलाइटमेंट की मिल चुकी है। वो कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी सीखा वो तुम्हें बाकियों को भी सिखाना होगा। इसके बाद सिद्धार्थ एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मदर उसे उसके नाम बुद्धा से बुलाती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग खुश थे, हालांकि सभी लोग अपने दुख पर फोकस करते हैं, इस वजह से वो दुखी हो जाते हैं, वरना देखा जाए तो इस दुनिया में हर कोई खुश है। इसके बाद हमें सभी को दिखाया जाता है, हम असाची को देखते हैं जो कि ना जाने कौन सी दुनिया में अभी एक बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि गौतम बुद्ध की कही हुई बातों को मैं खुद से नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं तो अभी इंसान हूँ।